हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर द एग्ज़ाम विद डॉक्टर स्टडी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो धीरे धीरे हम पूरी होलिस्टिकली हिस्ट्री को कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो सब मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, उम्मीद है ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स में होंगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजागोपालाचारी, वारन हेस्टिंग्स, जवाहरलाल नेहरू। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट? 1748, 1757, 1764 एंड 1776। सोचिए क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है 1757। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट ड्यूरिंग 1757। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी? दिल्ली, कानपुर, मेरठ, लखनऊ। कहाँ से स्टार्ट हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857? बताओ। मेरठ से। ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम द मेरठ सिटी। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which governor general is associated with the doctrine of lapse? Lord Curzon, Lord Dalhousie, Lord Wesley, Lord Hastings। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ कौन से गवर्नर जनरल जो एसोसिएटेड थे? तो हमारा आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो एसोसिएटेड थे किसके साथ? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी काज ऑफ रिवोल्ट 1857? 1857 ईस्वी के विद्रोह के मुख्य कारण क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, डिसकंटेंट ओवर एग्जामिनेशन एक्सप्लॉयटेशन, एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूज़ ऑफ एनिमल फैट इन राइफल कार्टिलेज। तो यूज़ ऑफ एनिमल फैट इन राइफल कार्टिलेज वाज द मेन काज बिहाइंड रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर? रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहिब, तांत्या टोपे। ठीक है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को कानपुर में से कौन लीड कर रहा था? हमारा आंसर है नाना साहिब। ठीक है, तो जो नाना साहिब थे वो रिवोल्ट ऑफ 1857 को कानपुर से लीड कर रहे थे। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The term Diwani referred to the rights to collection of taxes, maintain law and order, declare war, trade with foreigners। तो दीवानी जो है किससे संबंधित था? सही आंसर है कलेक्ट टैक्सेस के साथ। ठीक है,
तो दीवानी जो था वो रेफर टू द राइट्स एसोसिएटेड विद कलेक्ट टैक्सेस। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो था वो किसने शुरू करा? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड वेस्ले, रॉबर्ट क्लाइव। तो इन चारों में से कौन थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस करा था? तो सही आंसर है लॉर्ड वेस्ली। तो लॉर्ड वेस्ली थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को जो था वो शुरू करा था। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस तरह से है विच इवेंट मार्क द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। किस इवेंट के बाद जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो भारत में समाप्त हो गया? आंसर है द रिवोल्ट ऑफ 1857, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, बैटल ऑफ बक्सर, इटेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज। सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद जो कंपनी का रूल जो है भारत में ख़त्म हो गया और ब्रिटिश ने जो था वो शुरू हो गया, ब्रिटिशर रूल जो है वो शुरू हो गया। नेक्स्ट है हमारा द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउंड बिटवीन द ब्रिटिशर एंड किन किन के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई? मराठा, नवाब बंगाल, फ्रेंच, सिख। तो कौन थे जिनके बीच में ये लड़ाई लड़ी गई? तो बैटल ऑफ बक्सर वाज एक्चुअली फाउंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड नवाब ऑफ बंगाल, मुगल एम्परर एंड नवाब ऑफ अवध। ठीक है, ये तीनों मिलके जो थे वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट जो थे वो लड़ रहे थे। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर जो था इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है युद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मेन पर्पसेस क्या था? टू ब्रिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल, टू रेगुलेट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, टू अबॉलिश इंडिया प्रिंसेसली स्टेट्स एंड टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर इंडियन अलाइट्स। तो इसका सही आंसर है टू ब्रिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ईस्ट इंडिया को ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में लाना ही इसका एक जो है मकसद था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन एंड वारन हेस्टिंग्स। तो किसने जो चलाई थी? इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल जो है इंट्रोड्यूस करी गई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है विच ट्रीटी मार्क द एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। ठीक है, तो एंग्लो मराठा वार के बीच में 3 लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, जो पहली लड़ाई थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, उसके बीच में जो ट्रीटी होती है वो कौन कौन सी थी? तो हमें ये याद रखना है ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, एंग्लो मराठा वार का जो था युद्ध का अंत होता है ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? अकबर सेकंड, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह सेकंड, शाह आलम सेकंड। तो लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया कौन था? द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वाज बहादुर शाह सेकंड, और बहादुर शाह जफर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ही वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विच इवेंट इज कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश
कॉलोनियल रूल इन इंडिया, किस इवेंट के बाद जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो इंडिया में शुरू हो गया? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, फर्स्ट एंग्लो मसूर वार, फर्स्ट एंग्लो सिख वार। ठीक है, कौन सी वार के बाद जो है कॉलोनियल रूल शुरू हो गया? बैटल ऑफ प्लासी के बाद। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो था वो कॉलोनियल रूल जो शुरू हो गया। SEEY डाल दीजिएगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, प्लासी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, विच ब्रिटिश ऑफिशियल इज नोन फॉर इम्प्लीमेंट द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? विच ब्रिटिश ऑफिशियल इज नोन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द परमानेंट सेटल इन बंगाल? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव एंड लॉर्ड डलहौजी। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था बंगाल में इम्प्लीमेंट करा था। ठीक है, जिनके अभी तक सब सही हुए हैं वो बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? भारत के पहले वाइसराय का क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेस्ली, लॉर्ड रिपन। आई होप आप सबको इसका आंसर पता हो। द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वाइसराय थे। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार वॉज फॉउट बिटवीन द ब्रिटिश एंड। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार किस किस के बीच में लड़ी गई? ब्रिटिशर एंड मराठा, टीपू सुल्तान, हैदर अली, फ्रेंच। तो क्या है इसका सही आंसर बताइए? द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार वॉज फाउट बिटवीन ब्रिटिशर एंड हैदर अली। ठीक है, ब्रिटिशर और हैदर अली के बीच में जो है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो है वो लड़ी गई थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह इस तरह से है, द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर विच वाइसराय? ठीक है, द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज इंट्रोड्यूस बाय विच ब्रिटिश वाइसराय? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड वेस्ली। ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल जो है इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, तो हमारे आज के लेक्चर का जो आखिरी सवाल है वो देखते हैं क्या है। तो हमारा आखिरी प्रश्न है, हु वाज द लास्ट यूरोपियन पावर टू अराइव इन इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस? ठीक है, लास्ट यूरोपियन पावर कौन सी थी जो भारत में पहुंची व्यापार करने के उपलक्ष्य से? लास्ट यूरोपियन पावर टू अराइव इन इंडिया फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस वाज फ्रेंच। तो फ्रेंच जो थे वो आखिर में आए भारत में ट्रेड करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप ये आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं हम अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए।